नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका M&A कोचिंग क्लासेस के एक और नए वीडियो में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 9वीं की भूगोल के पाठ 2 भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में। विद्यार्थियों, भारत के भौतिक स्वरूप की अगर बात की जाए तो भूगोलवेत्ताओं का मानना है कि भारत का जो भौतिक स्वरूप है वह विश्व में पाए जाने वाले समस्त प्रकार के भू आकृतियों का मिश्रण है। यानी कि जो भू आकृतियाँ पूरे विश्व में पाई जाती है उन सभी का मिश्रण भारत में पाया जाता है। जैसे यहाँ पर पर्वत पाया जाता है, मैदान पाया जाता है, मरुस्थल पाया जाता है, पठार पाया जाता है तथा द्वीप समूह समस्त प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। अगर विद्यार्थियों हम लोग बात करें कि भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का विभाजन किस किस भागों में है, क्या क्या है, तो हम लोग देखते हैं कि 10.7% भाग जो है वो पर्वतीय भाग है, 18.6% भाग पहाड़ियाँ हैं और 27.7 भाग पर पठारी क्षेत्र है और 43% मैदानी भाग है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली स्लाइड में बात करते हैं कि आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, अगर आगे की बात करें हम लोग तो हम लोग आगे की स्लाइड में पढ़ेंगे कि विभिन्न प्रकार की जो भू आकृतियाँ हैं उनका निर्माण कैसे हुआ है। जो विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ हैं उनका निर्माण किस प्रकार से हुआ है, तो इन भौतिक आकृतियों के निर्माण के पीछे कुछ सिद्धांत हैं, जैसे जिनमें से एक सिद्धांत है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या है विद्यार्थियों? एक सिद्धांत जो भौतिक आकृतियों के निर्माण की व्याख्या करने की कोशिश करता है। अब देखिए दोस्तों, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परपटी 7 बड़ी एक कुछ छोटी प्लेटों में बटी है। यानी कि 7 बड़ी प्लेटें हैं और कुछ छोटी प्लेटों में जो हमारी पृथ्वी की ऊपरी परत है वो बटी हुई है। अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो कुछ चित्र के माध्यम से हम लोग समझते हैं, तो आइए चित्र के माध्यम से समझते हैं। लेकिन चित्र पर जाने से पहले दोस्तों हम लोग देखेंगे कि प्रमुख विवर्तनिकी प्लेटें कौन सी हैं। जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पर कि प्रशांत महासागरीय प्लेट है एक, दूसरी है उत्तर अमेरिकी प्लेट, तीसरी है दक्षिणी अमेरिकी प्लेट और चौथी है अफ्रीकी प्लेट और पांचवी है अंटार्कटिक प्लेट और छठी है यूरेशियन प्लेट और सातवें है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। दोस्तों और कुछ छोटी प्लेटें भी हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे हम लोग। लेकिन चलिए आपको लिए चलते हैं चित्र पर, और चित्र पर चलने के बाद हम लोग बात करेंगे कि कौन सी प्लेट कहाँ पर स्थित है। तो विद्यार्थियों आ चुके हैं हम लोग अपने चित्र पर, प्लेट वाले चित्र पर कौन कौन सी प्लेटें कहाँ पर हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि उत्तरी अमेरिकी प्लेट, यहाँ पर है दक्षिणी अमेरिकी प्लेट और यहाँ पर है आपकी यूरेशिया प्लेट और यहाँ पर ये है आपकी यूरेशिया प्लेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं अफ्रीकी प्लेट यहाँ पर है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। तो दोस्तों आप अगर इस मैप को देखना चाहते हैं तो मैं आपको यह मैप आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और दोस्तों मैंने कहा था बात, आपको देखिए यहाँ पर प्रशांत महासागरीय प्लेट यहाँ पर है। जो मैंने कहा था कि आपको इसमें कुछ छोटी प्लेटें भी, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कैरिबियाई प्लेट, यहाँ पर आपको दिख रही हुई कैरिबियाई प्लेट। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग अंटार्कटिक प्लेट। विद्यार्थियों, यदि आपको यह पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मैं दे दूंगा, व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा। उस व्हाट्सअप नंबर पे आप संपर्क करके ये चित्र और ये पूरा का पूरा पीडीएफ, आपको नोट्स भी नहीं बनाना पड़ेगा, आप यही नोट्स डाउनलोड करके आप प्रिंट करा करके अपने पास रख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आप ये प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से ये जितनी भी प्लेटें हैं, मध्य अटलांटिक प्लेट जितनी भी प्लेटें हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आगे की। आगे बढ़ते हुए विद्यार्थियों यदि बात की जाए तो भारत की भौगोलिक आकृतियों का विभाजन कैसे हुआ है, तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि भारत, पहले हम लोग पढ़ेंगे हिमालय पर्वत श्रृंखला, फिर उत्तरी मैदान पढ़ेंगे, फिर प्रायद्वीपीय पठार पढ़ेंगे, फिर भारतीय मरुस्थल पढ़ेंगे, फिर तटीय मैदान पढ़ेंगे, फिर द्वीप समूह पढ़ेंगे। इन सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके आसानी से सरलता और सहजता के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे की जो प्लेटें हैं, यानी कि जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, इनको हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे विद्यार्थियों हिमालय पर्वत को। आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर आपसे लिखा मिलेगा कि हिमालय पर्वत को नवीन वलित पर्वत कहा जाता है। विद्यार्थियों, हिमालय पर्वत को नवीन वलित पर्वत क्यों कहा जाता है, तो आप लोग जब इसके पहले वाला वीडियो को यदि आपने नहीं देखा है तो आप जा करके भारत का आकार और स्थिति, भारत के आकार और स्थिति वाले चैप्टर को, पहले चैप्टर को आप लोग वहाँ से इस वीडियो में से देख सकते हैं, तब आपको समझ आएगा कि वलित पर्वत क्यों कहा जाता है।
देखिए विद्यार्थियों, आगे चलते हुए बात करेंगे तो हिमालय पर्वत भारत की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है। यानी कि हिमालय जो पर्वत है भारत के उत्तर में है, ये उत्तरी सीमा का निर्धारण करेगा। हिमालय पर्वत सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है और हिमालय की लंबाई जो है विद्यार्थियों वो कितनी है, 2400 किलोमीटर तथा चौड़ाई 400 किलोमीटर तथा अरुणाचल प्रदेश में यह देखेंगे तो 150 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हुए अगर बात करें हम लोग, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ के बात करने से पहले आप लोग हिमालय पर्वत को एक बार चित्र के माध्यम से समझ लेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हुए चित्र पे आपको लिए चलते हैं। विद्यार्थियों, ये जो आपको चित्र दिख रहा है, इस चित्र से आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ से जो आपको चित्र दिख रहा है ये भारत का पूरा भारत का मैप है। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ये भारत का मैप है पूरा। इस भारत के मैप में जो आपको ये वाला एरिया दिख रहा है, जो आपको ये उत्तर वाला एरिया दिख रहा है, यहाँ से लेकर के ये हिमालय पर्वत श्रृंखला, यहाँ से लेकर के ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक इसकी कुल लंबाई कितनी है, 2400 किलोमीटर। कितनी है, 2400 किलोमीटर। और विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, इसको कभी ये भारत के उत्तर में स्थित है, लेकिन ये अर्धचंद्र में स्थित है। अगर हम लोग ये आकृति देखें तो अर्धचंद्र की तरह लगती है। तो चलिए आशा करता हूँ आपको ये हिमालय पर्वत वाला भाग समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली टॉपिक पर। विद्यार्थियों अगर आगे बात करें हम लोग तो हिमालय का विभाजन 2 आधार पर किया गया है। पहला जो विभाजन है विद्यार्थियों वो है उत्तर दक्षिणी विभाजन और दूसरा है पश्चिम पूर्व विभाजन। अगर हम लोग उत्तर दक्षिणी विभाजन की बात करें तो हिमालय को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है हिमाद्री, इसको हम लोग महान हिमालय या फिर आंतरिक हिमालय के नाम से भी जानते हैं। हिमाचल हिमालय, इसको हम लोग निम्न हिमालय या फिर मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं। और शिवालिक श्रेणी। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें उत्तर और दक्षिण विभाजन की तो हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे कि पश्चिम और पूर्व विभाजन की। विद्यार्थियों अगर हम लोग पश्चिम और पूर्व विभाजन की बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि पहले हम लोग पढ़ेंगे पंजाब हिमालय को, फिर कुमाऊं हिमालय और फिर उसके बाद नेपाल हिमालय, फिर असम हिमालय। तो सबसे पहले जो हम लोगों ने हिमालय पढ़ा था वो क्या था, अभी हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, हिमाद्री हिमालय। इसको हम लोग महान हिमालय या फिर आंतरिक हिमालय के नाम से भी जान सकते हैं। विद्यार्थियों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान हिमालय कहा जाता है। यानी कि जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा था हिमालय का जो चित्र था, हिमालय के चित्र में जो सबसे उत्तरी वाला, जो सबसे उत्तरी ऐसे देखे थे आप लोग, यही था हिमालय। तो हिमालय के ये जो सबसे उत्तरी वाला एरिया है, ये सबसे उत्तरी वाला एरिया क्या कहलाता है, आंतरिक हिमालय या फिर हिमाद्री कहलाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं। अब ये दोस्तों है, यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है और जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर पाए जाते हैं। इस हिमालय में हिमालय के सभी मुख्य शिखर पाए जाते हैं। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट से बना है और विद्यार्थियों यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। विद्यार्थियों यदि आप ये भी नहीं जानते क्यों हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तो इसके पहले वाले वीडियो में जो मैंने बनाया है उस वीडियो में आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि हम लोग जितना ऊपर जाएंगे तापमान क्या होगा, घटेगा, यानी कि माइनस होगा। और जब पृथ्वी के जितने सतह के अंदर जाएंगे तो तापमान वहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं, लेकिन आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वाला वीडियो देख लेंगे, तभी जा करके आपको ये वाला चैप्टर काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आएगा। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। और यहाँ पर आपको सभी विषयों की जानकारी, सभी विषयों का पाठ्यक्रम, सभी विषयों की पूरी सिलेबस ख़त्म की जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हुए और हम लोग बात करते हैं। आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इससे बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। जब वहाँ पर बर्फ़ जमी रहेगी, बर्फ़ पिघलेगी तो वहाँ से क्या होगा, कई सारी नदियों का प्रवाह होता है। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे, देखिए हिमाचल हिमालय, इसको हम लोग निम्न हिमालय या फिर मध्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं, अभी हम लोगों ने देखा था। अब उसके आगे बात करेंगे तो हिमाद्री के दक्षिण में, ये था सबसे पहले हिमाद्री, इसके नीचे वाले भाग में दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम में है। क्या है ये, असम है। एक हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। देखिए हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला जो सबसे अधिक असम है एवं हिमाचल या
निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लोग आगे बढ़कर। अब यहाँ पर आप बात कर सकते हैं कि इनकी ऊंचाई जो है वो 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। अब देखिए, जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है, धौलाधार एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण हैं। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल की कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां स्थित हैं। यानी कि इसी श्रृंखला में जो श्रृंखला में पढ़ रहे हैं, इसी श्रृंखला में कुल्लू की घाटियां और हिमाचल की कांगड़ा एवं कुल्लू घाटियां दोनों इसी में शामिल है, यानी स्थित हैं। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए भी जाना जाता है। यानी कि हिमालय का जो ये वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम लोग पहाड़ी नगरों के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात कर लेते हैं शिवालिक की। शिवालिक की बात करें विद्यार्थियों, तो आप लोग देख सकते हैं हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? हिमालय कहा जाता है। इनकी जो चौड़ाई है 10 से 15 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी हैं। ये घाटियाँ बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई हैं। आपसे मैं फिर से बोलूँगा कि आप लोगों ने जलोढ़ के बारे में नहीं जाना है, इन सब मिट्टियों के बारे में नहीं जाना है, तो इसके पहले वाले वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, भारत के आकार और स्थिति वाले वीडियो को। उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से हमने ये सारी बातें समझाई हैं। तो देख सकते हैं आप, निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। जैसे विद्यार्थियों देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। ये इससे आपको भी क्या मिलेगा दोस्तों? द्वार मिलेगा, जैसे हरिद्वार, कोट द्वार, ये सारी चीज़ें आपकी किताब में होंगी, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करेंगे हिमाचल में पाए जाने वाले प्रमुख दर्रे। हिमाचल श्रृंखला में पाए जाने वाले कौन कौन से प्रमुख दर्रे हैं? जैसे काराकोरम दर्रा, रोहतांग दर्रा, जोजिला दर्रा, उर्जिल दर्रा और जोजिला दर्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम लोग आगे की बात करते हैं। पीर पंजाल दर्रा भी यहीं पाया जाता है और शिपकिला दर्रा भी यहीं पर पाया जाता है। आगे बढ़े हैं तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि हिमाचल से पूर्व विभाजन, पश्चिम से पूर्व विभाजन, सॉरी विद्यार्थियों, पश्चिम से पूर्व का जो विभाजन है वो कैसे है? हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है और पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल के नाम से जाना जाता है। सतलुज तथा काली नदी के बीच इसे स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय, यानी कि सतलुज नदी और काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को क्या कहते हैं? कुमाऊं हिमालय। और काली तथा तिस्ता, काली नदी और तिस्ता नदी के बीच नेपाल हिमालय एवं तिस्ता तथा दिहांग नदी असम के बीच असम हिमालय का सीमांकन करती हैं, यानी इनके बीच असम हिमालय है। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग उत्तरी मैदान की बात कर लेते हैं। अगर हम लोग उत्तरी मैदान की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं कि उत्तर का मैदान 3 प्रमुख नदी तंत्रों जैसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। हिमालय के गिरिपाद में लाखों वर्षों तक नदियों द्वारा लाए गए अवसाद के जमाव से इस मैदान का निर्माण हुआ है। यानी उत्तरी मैदान का निर्माण कैसे हुआ है? नदियों द्वारा बहा कर लाए गए अवसादों से हुआ है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। इस मैदान की लंबाई 2400 किलोमीटर तथा चौड़ाई 240 से 320 किलोमीटर के बीच है। यह मैदान भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला मैदान है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। कृषि के लिए अनुकूल दशाओं के कारण यह क्षेत्र सर्वाधिक कृषि उत्पादकता वाला क्षेत्र है। इस कारण इसे भारत का अन्न भंडार गृह भी कहा जाता है। यानी कि आपसे जब पूछा जाए कि उत्तर का मैदान किस मैदान को भारत के अन्न भंडार गृह के नाम से जाना जाता है, तो आपका उत्तर होगा भारत के उत्तरी मैदान को अन्न भंडार का गृह कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हुए अब हम लोग बात कर लेते हैं उत्तरी मैदान
मैदानों का अगर विभाजन की बात करें तो उत्तरी मैदान के विभाजन को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहले गंगा का मैदान, दूसरा पंजाब का मैदान, तीसरा ब्रह्मपुत्र का मैदान। अगर विद्यार्थियों हम लोग बात करें गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। अगर गंगा नदी के मैदान की बात करें हम लोग तो वो कहाँ कहाँ पर है, घग्गर तथा तीस्ता नदी। घाघरा और घग्गर में बहुत बड़ा अंतर है विद्यार्थियों, घाघरा और घग्गर दोनों नदियाँ में अंतर है। तो इसके आगे वाले चैप्टर में अपवाह तंत्र जो होगा उसमें हम लोग नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं वो वीडियो लेकर आऊँ वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे, नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। यह उत्तरी भारत के राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला है। विद्यार्थियों अगर हम लोग पंजाब हिमालय की बात करें तो उत्तरी मैदान के पश्चिम भाग को पंजाब के मैदान के नाम से जाना जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। यानी पंजाब हिमालय का सबसे अधिकतर भाग कहाँ पर है, तो पंजाब का मैदान की अगर हम लोग बात करें तो इसके सबसे बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। यानी कि जो ये नदियां हैं जैसे सिंधु नदियां और सिंधु की सहायक नदियां जो मैदान बनाए हैं, इस मैदान का सबसे अधिक विस्तार अगर हम लोग देखें तो पाकिस्तान में भी है। अगर बात करते हैं हम लोग ब्रह्मपुत्र मैदान की तो विद्यार्थियों ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिम विशेषकर असम में स्थित है। अगर ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में अगर आप लोग पढ़ेंगे तो अब आपको पता चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे कि आकृति भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों का विभाजन। ये आकृति के भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों का विभाजन कैसे हुआ है, आइए देखते हैं। विद्यार्थियों आकृति भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है भाबर, दूसरा है तराई, तीसरा है बांगर और चौथा है खादर। यहाँ पर बांगर होना चाहिए विद्यार्थियों, आप अपनी किताब में मिला सकते हैं, यहाँ पर बांगर होगा, बांगर और खादर। विद्यार्थियों अगर बात करें भाबर की तो नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16, ध्यान दीजिएगा, 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती हैं। इसे भाबर के नाम से जाना जाता है और सभी सरिताएं इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। अगर हम लोग बात करें तराई क्षेत्र की तो इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं एवं नदियां पुनः निकल आती हैं एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जिसे हम लोग तराई क्षेत्र कहते हैं। आगे अगर बात करें हम लोग बांगर की तो उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। इसको हम लोग पुरानी जलोढ़ के नाम से भी जानते हैं। वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित हैं तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को बांगर के नाम से जाना जाता है, यानी कि पुरानी जलोढ़ के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हुए अगर हम लोग बात करें खादर की तो विद्यार्थियों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहते हैं। देखिए विद्यार्थियों आप ऐसे भी जान सकते हैं कि पुरानी जलोढ़ किसे कहते हैं, बांगर को पुरानी जलोढ़ और खादर को नई जलोढ़ के नाम से भी जाना जाता है। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनः निर्माण होता रहता है, इसीलिए यह उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श होती है इनकी मिट्टी। आगे बढ़ते हुए अगर हम लोग बात करें दोआब क्या होता है तो विद्यार्थियों दोआब का अर्थ है 2 नदियों के बीच की भूमि। दोआब 2 शब्दों से मिलकर बना है, दो तथा आब यानी अर्थात पानी। यहाँ पर आप बात समझिए कि दोआब का अर्थ होता है 2 नदियों के बीच की भूमि, एक नदी इधर से एक नदी इधर से, इस वाली बीच की भूमि को हम लोग क्या कहते हैं, दोआब के नाम से जानते हैं। प्रायद्वीपीय पठार की अगर बात करें विद्यार्थियों तो प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थान है। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थान है जो पुरानी क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना था। इस पठार के 2 मुख्य भाग हैं, पहला होगा मध्य उच्च भूमि और दूसरा होगा प्रायद्वीपीय दक्षिण का पठार, यानी दक्कन का पठार या फिर दक्षिण का पठार के नाम से भी जाना जाता है। विद्यार्थियों सबसे पहले अगर हम लोग बात करें अगर हम लोग मध्य उच्च भूमि की बात करें तो नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है उसे हम लोग मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है।
पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीली मरुस्थल में मिल जाती है। अगर हम लोग बात करें दक्षिण के पठार की यानी दक्कन के पठार की, तो दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भाग है। ये क्या है? एक त्रिभुजाकार भाग है, भूभाग है, जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर पहाड़ी तथा महाकाल श्रृंखला इसके पूर्व में स्थित है, यानी पूर्वी विस्तार है। आगे बढ़ते हुए अगर विद्यार्थी हम लोग बात करें तो दक्षिण का पठार यानी दक्कन का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूरब की ओर कम ढाल वाला है। पूरब की ओर कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूरब में भी देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप में मेघालय, कार्बी एंगलांग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। आगे अगर हम लोग बात करें तो दक्कन ट्रैप क्या होता है? प्रायद्वीपीय पठार का वह क्षेत्र जहाँ काली मृदा पाई जाती है उसे हम लोग दक्कन ट्रैप कहते हैं। अब देखिए भारतीय मरुस्थल क्या होता है। अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम होती है। आगे देखिए हम लोग बात करते हैं डेल्टा क्या होता है। तो विद्यार्थियों डेल्टा नदी के सागर में मिलने से पहले उसके प्रवाह में हल्का अवरोध आने पर मलबे का निक्षेपण, यानी कि जब नदी धीमी हो जाती है, ढाल धीमा पड़ जाता है तो नदी जो अपने साथ गाद लाती है और वहीं पर छोड़ने लगती है। तो जब उसका निक्षेपण होने लगता है, इससे अवसाद जमा होकर एक त्रिभुजाकार रूप ले लेता है, जिसे हम लोग डेल्टा कहते हैं। यदि आप कभी गंगा नदी में देखेंगे, प्रयागराज के अगर आप कभी संगम आएंगे तो वहाँ पर भी आपको डेल्टा देखने को मिल जाएगा कभी कभी। विद्यार्थियों प्रायद्वीपीय पठार के किनारों संकीर्ण पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी तट पश्चिम घाट तथा अरब सागर के बीच एक संकीर्ण मैदान है। तटीय मैदान का विभाजन कैसे होता है? अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इस मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग को कोंकण यानी मुंबई तथा गोवा, मध्य भाग को कन्नड़ मैदान एवं दक्षिणी भाग को मालाबार तट के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब लास्ट हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे द्वीप समूह। द्वीप समूह पढ़ने के बाद ये आपका चैप्टर हो जाएगा समाप्त। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि द्वीप समूह क्या है। भारत के 2 द्वीप समूह हैं जो प्रमुख हैं। अरब सागर के द्वीप पहले हम लोग देख लेंगे, फिर बंगाल की खाड़ी के द्वीप देखेंगे। विद्यार्थियों अगर हम लोग अरब सागर के द्वीप की बात करें तो द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। प्रवाल क्या होते हैं दोस्तों? आपकी किताब में टॉपिक दिया होगा प्रवाल पॉलिप्स। ये एक सूक्ष्म जीव होते हैं जो थोड़े समय तक जीवित रहते हैं। ये बहुत तनिक समय तक जीवित रहने वाले जीव होते हैं। आप इसको अपनी किताब में देख लीजिएगा। पहले इनको जो है लंका द्वीप, मिनिकॉय तथा एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे क्षेत्र में फैला है। कावरत्ती लक्षद्वीप द्वीप समूह का प्रशासनिक मुख्यालय यानी राजधानी है। आगे अगर हम लोग बात करें विद्यार्थियों, आगे की बात करें तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु बहुत से प्रकार के पाए जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब आगे बात करेंगे बंगाल की खाड़ी के द्वीप की। अगर हम लोग बात करें विद्यार्थियों यहाँ पर तो आप लोग देख पा रहे हैं अंडमान निकोबार। बंगाल की खाड़ी में जो हमारा द्वीप समूह स्थित है वो क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यह द्वीप समूह आकार में बड़ा, संख्या में अधिक यानी बहुल तथा बिखरा हुआ है। यह द्वीप समूह मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार। यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रृंखलाओं के शिखर हैं, यानी कि जो पानी के अंदर हम लोग देख पा रहे हैं वहाँ पर जो पहाड़ है, इसका मतलब कह रहा है कि यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। यानी कि जहाँ पर ये अगर हम लोग बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसका मतलब कि वो पर्वत की जो ऊपरी चोटियाँ होती हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा भाग पानी में डूब गया है, यानी जलमग्न हो गया है। जो भाग बचा है उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? अंडमान निकोबार द्वीप कह रहे हैं। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूहों में पाए जाने वाले पादप जंतुओं में बहुत अधिक विविधता है। अगर आगे की बात करें तो ये द्वीप, अगर हम लोग आगे की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये द्वीप विषुवत वृत्त के समीप स्थित हैं।
एवं यहीं की जलवायु विषुवतीय एवं तथा यह घने जंगलों की आच्छादित है। चलिए विद्यार्थियों, अगर हम लोग अब बात करें तो हमारा चैप्टर यहाँ से हो जाता है समाप्त। विद्यार्थियों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल होगी। विद्यार्थियों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके यह PDF पा सकते हैं यदि आप नोट्स बनाने से बचना चाहते हैं तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अपवाह तंत्र में। तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।